नमस्कार दोस्तों, एडसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे। आप और हम सब बात करते हैं हिंदी में, लिखते हैं हिंदी में, लेकिन क्या यह जानते हैं कि हिंदी भाषा की शुरुआत कैसे हुई? भारत की अगर प्राचीन भाषा की बात करें तो लोगों का कहना है संस्कृत थी। उसके बाद प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, कई और भाषाओं का विकास हुआ और इनके योगदान के बाद जो आज हम हिंदी जो देखते हैं, जिस रूप में हिंदी को देखते हैं, उसमें अपभ्रंश, पाली, प्राकृत भाषा का काफ़ी योगदान रहा है और हिंदी कई पड़ाव से होकर गुजरा है। आज जो मैच्योर रूप में देख रहे हैं उसमें कई भाषाओं और बोलियों का योगदान है। तो उन समग्र चीज़ों पर, समग्र बिंदुओं पर क्या क्या चीज़ का योगदान रहा और कैसे जो जिस रूप में देख रहे हैं उसको उसके विकास में, उसके उत्थान में जो हम लोग पड़ाव को देखने का मौका मिला, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और इन बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हैं जाने माने हिंदी के जानकार डॉक्टर पूरन चंद टंडन। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। 50 से अधिक पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी है। साथ ही भारत सरकार की ओर से हिंदी विशेषज्ञ के तौर पे 4 वर्षों तक मॉरिशस में रहे हैं और साथ भारतीय अनुवाद परिषद के निदेशक के तौर पर भी कार्यरत हैं। तो मैं समझता हूं कि इनका विस्तृत ज्ञान और जो हिंदी का समझने का नज़रिया है और जो इस तरह से बच्चों को सिखाते हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 50 से अधिक स्टूडेंट को भी पीएचडी के लिए निर्देशित कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर इनके अनुभव से हम लोग को लाभ मिलेगा। तो इस उम्मीद के साथ डॉक्टर टंडन को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें और हम लोग को यह समझने में जो इनका नॉलेज है वो सहायक साबित होगा कि हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास क्या रहा है। वेलकम है सर। नमस्कार डॉक्टर अमरीन जी। जैसा कि अभी आपने चर्चा की, हिंदी भाषा का जो वर्तमान स्वरूप हमारे सामने है और उसमें जो वैविध्य मिलता है, उसकी एक लंबी विकास यात्रा है। हम कहाँ से प्रारंभ करते हैं उसकी चर्चा अभी मैं रखूँगा। वस्तुतः हम जानते हैं कि हिंदी की जो पूर्व पीठिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कभी भी किसी भी भाषा के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं होता कि किसी एक निश्चित दिवस पर या किसी एक निश्चित बिंदु पर वह भाषा रुक जाती है और उसके स्थान पर कोई दूसरी भाषा आ जाती है। भाषा का एक आंतरिक विकास साथ साथ चलता रहता है और फिर एक समय आता है कि वह भाषा मुखर हो जाती है और दूसरी भाषा गौण हो जाती है। तो इस दृष्टि से हम देखें कि संस्कृत भारतीय भाषाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा रही है। उसे देववाणी भी कहा जाता है। उसमें हमारा जो दुर्लभ साहित्य है, जिसे हम क्लासिक लिटरेचर के रूप में भी देखते हैं, वह उपलब्ध है। और संस्कृत का एक युग था, एक दौर था जिसने हमें वैदिक साहित्य, औपनिषदिक साहित्य, पौराणिक साहित्य, अथाह साहित्य हमें दिया। लेकिन जब हम हिंदी के उद्भव की बात करते हैं, उस पर दृष्टि डालते हैं, तो हमारा ध्यान अचानक संस्कृत के पश्चात और हिंदी के बीच में ये जो एक संधि काल है, यह जो एक समय है, यह समय वस्तुतः एक प्रकार से पूर्व पीठिका का समय है। उस पूर्व पीठिका में हम देख सकते हैं कि पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बहुत तरह तरह का साहित्य हमें इन भाषाओं में भी मिलता है। जब हम सिविल सर्विस की तैयारी पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत अपभ्रंश पर चर्चा करनी आवश्यक है, क्योंकि पाठ्यक्रम में वो निर्धारित है। तो अपभ्रंश या अवहट्ट, इसको उल्लेख करते हुए प्रारंभिक हिंदी का जो स्वरूप था वह क्या था और उसका अनुप्रयोग किस किस रूप में हुआ है। वस्तुतः हम देख सकते हैं कि हिंदी को संस्कृत ने तो मजबूत किया ही है। हम आज भी
जब हिंदी भाषा के स्वरूप पर बात करते हैं, उसकी शब्द संपदा पर बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें तत्सम शब्द कितने हैं, उसमें तद्भव शब्द कितने हैं, उसमें उर्दू, अरबी, फारसी की शब्दावली का समावेश कितना है, विदेशी और लोक भाषा और लोक जीवन के शब्दों का समावेश कितना है। तो हिंदी वस्तुतः एक व्यापक अवधारणा है जिसको सामने रखकर हम चलते हैं। हम हिंदी भाषा पर विचार करते हुए मध्यकाल की विभिन्न काव्य भाषाओं या साहित्य भाषाओं पर भी दृष्टि डालते हैं। जैसे तुलसी जैसे बड़े कवि पर नज़र जाती है तो अवधी भाषा के प्रति उनका जो प्रदेय है वो रेखांकित करना होता है। इसी तरह कृष्ण भक्ति काव्य पर जब दृष्टि जाती है तो अष्टछाप के कवि हैं, सूरदास हैं, नंददास हैं, इसी तरह अन्य कवि भी हैं। तो कुल मिलाकर हिंदी का जो उद्भव है, जब हम उस पर नज़र डालते हैं तो संस्कृत के बाद पाली का, प्राकृत का, अपभ्रंश का अथाह साहित्य हमें मिलता है। और इसी को हम कह सकते हैं कि ये हिंदी के आगमन की जो आधारशिला तैयार हो रही थी वो इन भाषाओं से होकर आ रही थी। अपभ्रंश साहित्य की जब हम बात करते हैं, भाषा की जब हम बात करते हैं, तो अपभ्रंश शब्द वस्तुतः शाब्दिक दृष्टि से भ्रष्ट के रूप में, विचलित के रूप में या अमानक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसकी चर्चा भाषाविदों ने इस रूप में की है बार बार। तो जो अपभ्रंश भाषा है उसे संस्कृत के आचार्य भामा ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में पहली बार भाषा के रूप में प्रयोग करते हुए कहा कि यह मानक भाषा नहीं है, लेकिन इस भाषा की अनदेखी नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें भी साहित्य उपलब्ध है। तो अपभ्रंश भाषा पर जब हम चर्चा करते हैं तो प्रारंभिक हिंदी का स्वरूप हमें वहाँ देखने को मिलता है। पाली और प्राकृत के बाद जो विकास हुआ भाषा का वो अपभ्रंश में, क्योंकि इसके बाद से फिर हिंदी के आगमन की चर्चा हम करते हैं और वह हिंदी का आगमन अलग अलग रूपों में, अलग अलग साहित्यकारों में, उनके साहित्य में हम देख सकते हैं। तो प्रारंभिक हिंदी वस्तुतः जो सिद्ध साहित्य है, जो नाथ साहित्य है, बल्कि अपभ्रंश का वास्तविक रूप अगर हम देखें तो जैन साहित्य जो है, जो धर्म से जुड़ा हुआ उनका जो साहित्य था, उसमें हम देख सकते हैं। जैन साहित्य में अपभ्रंश के अलग अलग उदाहरण, अलग अलग स्वरूप, अलग अलग प्रकृति, ये हम देख सकते हैं। तो मानक हिंदी जिसकी चर्चा आज हम करते हैं, यह हिंदी मानक नहीं है। इस मानकीकरण की एक लंबी प्रक्रिया पर हम दृष्टि डालेंगे तो हम कह सकते हैं कि अमानक भाषा या बोली से उपभाषा, बोली से उपबोली, बोली, फिर उपभाषा, फिर भाषा, फिर मानक भाषा, इस तरह से ये विकास क्रम भाषा के साथ चलता है। तो अपभ्रंश एक प्रकार से हिंदी भाषा का वह प्रारंभिक रूप है जिसे हम मानक नहीं कह सकते, जो अभी चलना सीख रहा है, जो एक तरह से एक मंच तैयार कर रहा है हिंदी के लिए, ऐसा वो स्वरूप वहाँ पर है। इस अपभ्रंश भाषा के साहित्य में हमें कई प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। यानी एक तो वह अपभ्रंश है जिसे हम प्रारंभिक अपभ्रंश कहते हैं, और दूसरा जो परिनिष्ठित अपभ्रंश है। और दोनों प्रकार के अपभ्रंश में हम देख सकते हैं कि हेमचंद्र जैसे जो कवि हैं वो भी हमें अपभ्रंश में मिलते हैं। इसी प्रकार प्रेम और श्रृंगार की प्रवृत्ति से जुड़ी हुई जो रचनाएं हैं, जो प्रस्तुति है, वह भी इस साहित्य में मिलती है। ये वो युग था जिसको जब हम आदिकाल पर दृष्टि डालते हैं तो हमने देखा है कि नामकरण करते हुए, काल विभाजन करते हुए बहुत से इतिहासकारों ने उसे वीर गाथा काल भी कहा है। और वीर गाथाओं के मूल में सत्ता का विस्तार और सौंदर्य की लालसा, इन दोनों को मुख्य कारण माना गया। तो यह जो आधार शिला का काम करने वाला अपभ्रंश साहित्य है, इसमें वीरता भी एक मुख्य प्रवृत्ति रही है। प्रेम, श्रृंगार ये तो रहा ही है, लेकिन वीर गाथाओं का प्रचलन था। इसलिए उस युग के कवियों ने राजा महाराजाओं की या शौर्य गाथाओं की सृजनात्मक अभिव्यक्ति भी हमारे सामने की है। और क्योंकि वह युग जिस तरह का था, जहाँ पर अंधविश्वास भी थे, जहाँ पर धर्मपरायणता का अतिरेक भी था, तो ऐसे युग में जब सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से विचलन देखने को मिलता है, अस्थिरता देखने को मिलती है,
तो ऐसे में नैतिक उपदेशों का प्रचलन भी होता है, भक्ति परायणता की बात भी बार बार की जाती है, और धर्म के प्रति अभिरुचि यह भी सामाजिक में, साहित्य में, भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त की हुई रचनाओं में देखने को मिलता है। और इसी अपभ्रंश साहित्य में हमें अध्यात्म चेतना भी मिलती है, क्योंकि इसी युग में हम देख सकते हैं कि बौद्धों ने और जैन धर्म के जो अनुयायी थे या प्रचारक थे, उन्होंने अधिकांशतया अपभ्रंश भाषा में धर्म परायणता की प्रेरणा दी और उनके प्रति लोगों को अग्रसर होने के लिए एक तरह से उनका मार्ग भी प्रशस्त किया। बाह्याडंबर जो थे जैन साहित्य में और बौद्ध साहित्य में, बाह्याडंबरों के प्रति जो लोगों का रुझान बढ़ रहा था, उसका विरोध करने की वृत्ति भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। और आगे चलकर धीरे धीरे उसी में जो ऐतिहासिक क्रम था उसको देखते हुए कुछ प्रगतिशीलता को समाविष्ट करने का प्रयास भी अपभ्रंश में हमें मिलता है, जहाँ पर ऊंच नीच की, छुआछूत की, जात पात की, इस तरह की जो भावनाएं थी उनके प्रति एक माने अरुचि पैदा होने लगी थी, उनके प्रति जागरूक करने की भावना भी शुरू होने लगी थी। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो मंदिर के प्रति, मठों के प्रति या धर्माचार्यों के पीछे अंधा अनुकरण करने की जो वृत्ति थी, इनका धीरे धीरे विरोध प्रारंभ कर दिया गया था। और यह साहित्य एक तरह से हमें प्रेरित करता है, हमारा मार्ग प्रशस्त करता है कि हमें जो चीज़ त्याज्य है, जो अनुकरणीय नहीं है, उसे छोड़ना चाहिए और जो ग्राह्य है, जो स्वीकार्य है, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। वस्तुतः साहित्य का जो धर्म है, भाषा की जो मूल चेतना है, वह जब दोनों मिल जाती हैं तो पाठक वर्ग के लिए, समाज और संस्कृति के लिए उसकी भूमिका रचनात्मक हो जाती है। और अपभ्रंश साहित्य में हम इसका बिंदु, इसका बीज, इसका संकेत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। व्याकरण की दृष्टि से भी यह कोई नियमों के आधार पर अगर हम इसकी परख करेंगे, परीक्षा करेंगे, तो संभवतः हम इसे उस मानक भाषा के समतुल्य या समकक्ष नहीं रख पाएंगे। लेकिन अपभ्रंश भाषा का अपना एक व्याकरण था जिसके आधार पर साहित्य सृजन उस युग के कवि कर रहे थे। तो इस तरह मित्रों, आदिकाल में जब हम प्रवेश करते हैं संस्कृत के बाद, तो पाली से, प्राकृत से होते हुए अपभ्रंश में आते हैं। और अपभ्रंश जो कि हिंदी का वह प्रारंभिक रूप है जो मानक नहीं है, जो एक प्रकार से हिंदी के लिए एक आधार तैयार करने वाली भाषा है। और उस साहित्य ने निश्चित रूप से आगे के कवियों को, क्योंकि आदिकाल में जब हम सिद्धों का, नाथों का साहित्य देखते हैं, जैन धर्म साहित्य की ओर बढ़ते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, तो अपभ्रंश की इन साहित्यिक रचनाओं का, साहित्यकारों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, भूमिका रही है। इस पर भी हम विचार करते हैं। इसके साथ साथ मित्रों, हम देखते हैं कि अपभ्रंश साहित्य में कि चरित काव्य बहुत लिखे गए, यानी काव्य रूप की दृष्टि से चरित काव्यों का बहुत अधिक प्रयोग हुआ, प्रचलन रहा। वस्तुतः चरित काव्य में किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष को नायक बनाकर, जिस नायक की कोई भूमिका समाज में, संस्कृति में, राष्ट्र में किसी भी रूप में रही है, उसके चारित्रिक वैशिष्ट्य को या फिर किसी अलौकिक व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए, उनके चारित्रिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखते हुए भी चरित्र काव्य लिखने की परंपरा रही है। इसी तरह फाग आदि पर दोहे के माध्यम से भी रचनाएं लिखने का प्रचलन उस युग में रहा। यानी कुल मिलाकर काव्य रूप की दृष्टि से बहुत सारी लीलाओं का उल्लेख भी मिलता है। रास आदि पर लिखे गए ग्रंथों की, काव्य रचनाओं की प्रस्तुति भी मिलती है। और इन रचनाओं में जो कथानक रूढ़ियाँ थी, उनको विशेष रूप से शामिल किया गया था। जैसे सामान्यतः हम पुराकथाओं में या पौराणिक कहानियों में देखते हैं कि एक तोता जो है वो अपनी बात कह रहा है, सुनने वाले लोग उसकी बात को सुन रहे हैं, तो ये एक तरह की कथानक रूढ़ी है। ऐसी बहुत सारी कथानक रूढ़ियाँ उस समय मिलती थीं, जिसकी चर्चा भी, जैसे योगी का वेश धारण करना नायक का, या किसी व्यक्ति विशेष का, किसी चरित्र विशेष का, तो वो भी एक कथानक रूढ़ी थी। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जो इस साहित्य में हमें मिलते हैं और उनकी चर्चा भी हम करते रहे हैं। कवि समय आदि का भी उल्लेख इसी प्रकार की रचनाओं में मिलता रहा है। तो कुल मिलाकर अपभ्रंश साहित्य की तैयारी करते हुए, उसका मनन करते हुए, हमें यह देखना है कि हम
प्रामाणिक पुस्तक को आधार बनाएं। जैसे हरिवंश कोछड़ की एक अपभ्रंश साहित्य नाम की पूरा पुस्तक है, पुरानी है लेकिन बहुत अच्छी किताब है। ऐसे ही जो साहित्य के इतिहास को ध्यान में रखकर, जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आदिकाल की भूमिका एक बहुत अच्छी पुस्तक है, और डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास का जो प्रारंभिक खंड है जिसमें आदिकाल की चर्चा की है, उसमें पूर्व पीठिका के रूप में इन भाषाओं पर भी विस्तार से प्रामाणिक जानकारी दी गई है। तो ये भाषाएं किस तरह से विकसित हुईं, उनका विकास क्रम क्या था, उनमें रचना करने वाले रचनाकारों का प्रदेय क्या था, इस भाषा का स्वरूप क्या था, उसके व्याकरण की दृष्टि से जब हम उसकी परख करते हैं तो उसमें कितनी कमियां, कितनी त्रुटियां पाते हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इस अपभ्रंश साहित्य पर चर्चा करनी है, तैयारी करनी है। इसके बाद मित्रों, मध्यकालीन युग में जब हम प्रवेश करते हैं आदिकाल के बाद, हालांकि जब हम आदिकाल की बात करते हैं तो वहाँ केवल भाषा की दृष्टि से उसे हम खिचड़ी भाषा कहकर नकार नहीं सकते, उसमें बहुत सारी भाषाओं के रूप हमें मिलते हैं। जैसे हम रासो काव्य की भाषा पर बात करते हैं तो अलग प्रकार का भाषिक तेवर मिलता है। जैसे हम आदिकाल के ही कवि विद्यापति पर बात करते हैं तो विद्यापति मैथिल कोकिल कहे जाते हैं, तो वहाँ पर मैथिल भाषा का, मैथिली का जो एक साहित्यिक रूप है वह देखने को मिलता है। जब हम अमीर खुसरो की बात करते हैं, क्योंकि वो भी आदिकाल के एक महत्वपूर्ण कवि हैं, लोक कवि हैं, लोक जीवन उनकी कविता में अद्भुत है, तो उनकी भाषा में खड़ी बोली का स्पष्ट पुट दिखाई देता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जिनमें योग का, दर्शन का, साधना का, ये तमाम तरह के संदर्भों का समावेश कविता में मिलता है। तो भाषा का तेवर आदिकाल में अलग अलग रचना और रचनाकारों के परिप्रेक्ष्य में, काव्य प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, रचनाओं की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। तो ऐसी प्रामाणिक पुस्तकें हमें देखकर और इस अपभ्रंश साहित्य की जानकारी लेनी चाहिए। इसके बाद मित्रों, जब हम मध्यकालीन भाषिक रूप की ओर बढ़ते हैं तो मध्यकाल में हम जानते हैं कि पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, ऐसी चर्चा बार बार की जाती है। पूर्व मध्यकाल को हम भक्तिकाल के नाम से जानते हैं और उत्तर मध्यकाल को हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं। 1050 से 1375 का जो समय है वो आदिकालीन साहित्य का है। 1300 संवत की बात हम कर रहे हैं तो संवत 1375 से 1700 तक का जो समय है वो पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल का है। इस भक्तिकालीन साहित्य में हम देख सकते हैं कि मोटे तौर पर जब विभाजन किया गया तो सगुण काव्य और निर्गुण काव्य के नाम से किया गया। सगुण काव्य में राम काव्य परंपरा और कृष्ण काव्य परंपरा, इन दो का विस्तार से उल्लेख मिलता है। इस राम काव्य परंपरा में जो प्रवर्तन करने वाला कवि है, जो बड़ा कवि है, महाकवि है, जिनको संत के रूप में भी हम जानते हैं, वो तुलसीदास है। तुलसीदास की मानस के आधार पर भाषा हम कहें या हम भाषा के आधार पर कवि का निर्धारण करें तो हम कह सकते हैं कि वो अवधी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ऐसा अद्भुत काव्य जो मानस के रूप में हमारे सामने, रामचरितमानस के रूप में हम देखते हैं, अवधी के समस्त आदर्श रूप अगर हमें देखने हो तो वो हम मानस में देख सकते हैं। तुलसी वह कवि है जो ब्रजभाषा में भी उतने ही अधिकार से लिखता है। ठीक इसी तरह जब हम कृष्ण भक्ति काव्य की तरफ जाते हैं तो सूर उतने ही महत्वपूर्ण कवि हैं जो ब्रजभाषा में आधिकारिक रूप से लिखते हैं, लेकिन कृष्ण के साथ साथ वह राम भक्ति की तरफ भी चलते हैं। तो ये जो वैविध्य है, यह जो सौंदर्य है अभिव्यक्ति का, कथ्य का, यह मध्यकाल की विशेषता है। ऐसे में हम मध्यकालीन युग में ब्रजभाषा को साहित्य की भाषा के रूप में जब देखते हैं तो मित्रों यह कहने में संकोच नहीं करना चाहिए कि पूरे भारत में ब्रजभाषा एक समय में काव्य भाषा थी। यानी पंजाब में बैठकर, हिमाचल में बैठकर, ब्रज प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बैठकर, मध्य प्रदेश में बैठकर, कश्मीर में बैठकर जो लोग कविता कर रहे थे, भले ही लिपि का अंतर रहा हो लेकिन भाषा ब्रज थी। तो पूरे भारत को काव्य भाषा के रूप में अगर हम मूल्यांकन करें तो ब्रजभाषा का जो अवदान है, जो प्रदेय है, वह अद्भुत है। ब्रजभाषा की अपनी कुछ विशेषताएं हैं।
लालित्य की दृष्टि से उसकी प्रशंसा बार बार की जाती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी उसका उल्लेख बार बार इसी दृष्टि से किया है। ब्रजभाषा में अपनी कुछ व्याकरण सम्मत वैशिष्ट्य है उसका, और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से भी हम उसकी चर्चा कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि मध्यकाल में जो कृष्ण भक्ति काव्य है वह अधिकांश ब्रजभाषा में लिखित है, और जो राम भक्ति काव्य है वह अधिकांश अवधी भाषा में लिखित है। लेकिन राम भक्ति काव्य भी ब्रजभाषा में लिखा गया। सेनापति ने बहुत अच्छा राम भक्ति काव्य लिखा, और इसी तरह सूर ने जो राम भक्ति की वह ब्रजभाषा में की। तो मित्रों, ब्रजभाषा इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और हम देख सकते हैं कि राम भक्ति काव्य परंपरा का अनुसरण करने वाले, तुलसी का अनुसरण करने वाले जो कवि हैं वह अवधी भाषा में सृजन कर रहे हैं, और कृष्ण भक्ति का अनुसरण करने वाले जो कवि हैं वो सूर को अपना प्रवर्तक मानकर ब्रजभाषा में काव्य सृजन कर रहे हैं। सूर ने जिस काव्य परंपरा की एक प्रकार से नींव डाली कृष्ण भक्ति के माध्यम से, उसमें अष्टछाप के कवियों के रूप में जब हम देखते हैं तो वो 8 कवि जो पुष्टि मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते हैं, उन्होंने ब्रजभाषा के माध्यम से कृष्ण भक्ति साहित्य का अपार सृजन किया, और वो बहुत विपुल मात्रा में, बड़ी मात्रा में वो रचनाएं हमें मिलती हैं। आज वो रचनाएं 8 कवियों की, अष्टछाप के जो 8 कवि हैं वो हमें उपलब्ध हैं। नंददास का साहित्य भी उपलब्ध है, परमानंद दास का भी साहित्य उपलब्ध है, कृष्णदास का भी साहित्य उपलब्ध है, इसी तरह से दूसरे कवियों का भी। तो ब्रजभाषा और अवधी भाषा का जो साहित्यिक विकास हुआ मित्रों, वह निश्चित रूप से मध्यकाल की एक बड़ी देन है, क्योंकि लगभग 1375 से और 1900 तक का ये जो कालावधि है, यह इस ब्रजभाषा और अवधी भाषा की कालावधि है। यही नहीं, यूँ तो अगर मैं यह कहूँ कि ब्रज और अवधी में साहित्य सृजन आज भी हो रहा है, वो बंद नहीं हुआ, लेकिन एक दौर था, एक युग था इन भाषाओं का, क्योंकि इन्हीं भाषाओं में सृजन का प्रचलन था, और लगातार लोग इसी भाषा के माध्यम से अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे थे। आधुनिक युग के प्रारंभ में भी जब हम 1857 या 1860 के आसपास पर दृष्टि डालते हैं, जब खड़ी बोली साहित्य के आंदोलन को एक व्यापक स्तर पर अपनाया गया, और जो मध्यकालीन काव्य भाषाएं जिनमें विशेष रूप से ब्रज और अवधी जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, एक तरह से इनको साहित्य से विलग करने की बात भी होती रही, और यह हुआ कि युग सापेक्ष आज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, भारत के विकास को ध्यान में रखते हुए, आज़ादी की ओर उन्मुखता को ध्यान में रखते हुए, ज्ञान विज्ञान के वैश्विक आदान प्रदान को ध्यान में रखते हुए जब खड़ी बोली आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो मित्रों ऐसा नहीं हुआ कि तत्काल ब्रज और अवधी की कविता बंद हो गई, या उसके विरोध से या खड़ी बोली की पक्षधरता से उस आंदोलन को स्थापित करते हुए ये कविताएं, इनका सृजन रुक गया हो इस भाषा का, ऐसा नहीं हुआ। हम छायावादी युग तक ब्रजभाषा में लेखन की एक लंबी सुदीर्घ परंपरा, सशक्त परंपरा देख सकते हैं। महाकवि प्रसाद जो कामायनी जैसा खड़ी बोली का महाकाव्य देते हैं, वह भी ब्रजभाषा में कविता करते दिखाई देते हैं। भारतेंदु स्वयं ब्रजभाषा में कविता करते दिखाई देते हैं। द्विवेदी युग और भारतेंदु युग के तो बहुत से कवियों ने श्रेष्ठ कविता ब्रजभाषा में लिखी है, और एक बहुत बढ़िया उदाहरण है जगन्नाथ दास रत्नाकर का, जिनका उद्धव शतक न भूतो न भविष्यति वाली स्थिति में है। ऐसी अद्भुत रचना है जिसमें आधुनिकता भी है और जिसमें परंपरा भी है, दोनों का निर्वाह है। भाषा भले ही ब्रज है, लेकिन वैचारिक दृष्टि से उसमें आधुनिकता का पुट भी मिलता है। तो कुल मिलाकर मध्यकाल की जो काव्य भाषाओं के रूप में, या क्योंकि जन सामान्य में ये भाषाएं थीं, और लोक जीवन की अभिव्यक्ति को लोक भाषा में प्रस्तुत करने की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। इसलिए ब्रज बोली जो है वो बोली से विकसित होती होती भाषा बन गई। अवधि जन सामान्य से निकलकर साहित्य तक पहुंची, और उसने विपुल साहित्य का सृजन करने के लिए कवियों को प्रेरित किया। इस तरह पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल का यह लगभग 500 साल का जो समय है, इसमें ये 2 बड़ी भाषाएं हमें मिलती हैं, उनका विकास हुआ।
मित्रों, इसके बाद सिद्ध और नाथ साहित्य में, अमीर खुसरो में, दक्षिणी हिंदी में और खड़ी बोली के आरंभिक रूप में हम ये देख सकते हैं। दक्षिणी हिंदी वस्तुतः हम देखते हैं कि जो जिस हिंदी की बात हम खड़ी बोली के रूप में आज करते हैं, उस हिंदी की एक तरह से जो प्रारंभिक स्थिति थी उसमें उर्दू, अरबी और फारसी का संपुट लगा हुआ था। तो दक्षिणी हिंदी जो विशेष रूप से हिंदी की पृष्ठभूमि के रूप में काम कर रही थी, वो धीरे धीरे हिंदी को मजबूत भी कर रही थी। उस भाषा में भी लेखन की एक सशक्त परंपरा हमें मिलती है। बहुत से कवियों ने, बहुत से लेखकों ने दक्षिणी हिंदी के माध्यम से हमें समृद्ध किया है, संपन्न किया है। अमीर खुसरो में आज खड़ी बोली के बीज देखते हैं। उनकी भाषा में, उनकी कविता में जब हम शब्दों का चयन करते हैं तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि अरे ये तो खड़ी बोली के स्वरूप से मिलता जुलता। तो ये शब्द, ये जो खड़ी बोली का प्रारंभ है, इसलिए कुछ लोग जब उद्भव और विकास की बात करते हैं तो अमीर खुसरो से भी उसकी चर्चा की जाती है। तो इस तरह मित्रों, खड़ी बोली का आरंभ और आरंभिक स्वरूप जो है वो बहुत मानक रूप नहीं है। आज हम जिस खड़ी बोली के मानक रूप की चर्चा करते हैं, जिसे भारत सरकार की एक संस्था ने मानक रूप देते हुए उसके कुछ नियम, उसके कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं, उस कसौटी पर अगर हम उसे कसेंगे तो मुझे लगता है कि वो खरा नहीं उतरेगा और वो उचित भी नहीं है। क्योंकि हमारा जो प्रारंभिक दौर होता है, वह जहाँ हम चलना सीखते हैं, वो निश्चित रूप से उतना मानक हो भी नहीं सकता। लेकिन उस विकास क्रम ने हमें यहाँ पहुँचा दिया और हम यहाँ आकर मूल्यांकन करते हैं, पीछे दृष्टि डालते हैं तो हमें लगता है कि वास्तव में खड़ी बोली का विकास हुआ है। और 19वीं शती तक आते आते खड़ी बोली जो है उसकी अपनी एक सशक्त नागरी लिपि रेखांकित हो जाती है। क्योंकि लिपियों का भी विकास होते होते हम अनेक प्रकार की लिपियों की चर्चा करते रहे हैं। और फिर जब देवनागरी की बात करते हैं तो देवनागरी लिपि के जो चिन्ह निश्चित किए गए, उसकी मात्राओं का निर्धारण किया गया, उसका स्वर और व्यंजन के आधार पर वर्गीकरण किया गया। फिर यह भी तय किया गया कि इस देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या क्या हों बने। फिर इस देवनागरी लिपि को हम खड़ी बोली हिंदी से कैसे जोड़ें। इस तरह से ये तमाम जो प्रयास चलते रहे भाषाविदों के और साहित्यकारों के, वो है स्तुत्य हैं। और हम देखते हैं कि उसकी भूमिका आज हम जिस हिंदी को लेकर गौरवान्वित हैं, जिस हिंदी के विस्तार को लेकर, उसके विभिन्न अनुशासनों में प्रवेश को लेकर हम चर्चा करते हैं, उसका अपना ये एक क्रमिक विकास हमारे सामने रहा है। मित्रों, हिंदी भाषा और नागरी लिपि के वर्तमान संदर्भों में मानकीकरण की जब हम बात करते हैं तो यहाँ यह भी बात स्पष्ट रहनी चाहिए कि मानक शब्द जो है वह स्टैंडर्ड के पर्याय रूप में हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। इसे हम एक आदर्श रूप भी कह सकते हैं। यानी जब हम बात प्रारंभ में अपभ्रंश की कर रहे थे तो अपभ्रंश वह मानक रूप नहीं था। मानक रूप कहते हैं जिसका अनुसरण सरकारी स्तर पर कार्य करने वाली संस्थाएं, जैसे पत्र पत्रिकाएं हैं, जैसे पुस्तकें हैं, जैसे रेडियो है, टीवी है, मीडिया के तमाम रूप हैं, उनमें वह रूप प्रयुक्त होना चाहिए जिसको सरकार ने अंतिम रूप देते हुए या आदर्श रूप देते हुए स्वीकृति दी है, उसकी स्थापना की है। यानी जहाँ पर प्रयोग बाहुल्य ना हो, मौखिक स्तर पर, लिखित स्तर पर वह एक रूपता की पक्षधर हो। इसलिए हम स्टैंडर्ड हिंदी की जब बात करते हैं तो उसमें लिपि चिन्हों का निर्धारण भी हुआ। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपसे यह बात करूं कि हम पहले एक विशेष रूप से अ बनाते थे। जैसे प बनाते हैं तो प में हम साइड पर एक यू सा लगा देते हैं, तो ये प्रारंभिक अ इस प्रकार का बनता था। लेकिन मुद्रण संबंधी, टंकण संबंधी, कंप्यूटर संबंधी तमाम ऐसी समस्याएं थीं। और फिर मुद्रण में जो मैनुअल जो टाइप्स होते थे उनको मुद्रण करते करते उनका घिस जाना, टूट जाना, उससे कई प्रकार के भ्रम पैदा होने लगे थे। तो सरकार ने इस पर चिंता की, भाषाविदों ने इस पर बहुत अभ्यास किया, काम किया और धीरे धीरे ऐसे वर्णों को, ऐसे लिपि चिन्हों को मानक बनाया जो भ्रम पैदा कर रहे थे। जैसे झ शब्द जो है, जैसे झंडा शब्द है तो उसमें जो झ है उसको कैसे बनाना है। अभी हम ई से बनाते हैं,
पहले वो हम भा से बनाते थे, तो भा से बनाने में एक भ्रम ये होता था कि टाइप खंडित हो जाए, कहीं टूट जाए, जो फॉन्ट होता है वो टूट जाए या घिस जाए, तो फिर उसमें भा का भ्रम होने लगता था, तो इसलिए हमने उसको भी मानक कर दिया। ऐसे हमने ख को जैसे खेलचंद या रवेलचंद, अब ये इसकी चर्चा हम इसलिए बार बार करते हैं क्योंकि जब तक मानक नहीं होगा तो र और वह अलग अलग रहेगा, और ख में जो र की नीचे घुंडी है वो व के साथ मिलेगी। ये प्रयोग अब आ गया, हम देख सकते हैं मुद्रण में, अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में या पुस्तकों में, जो सरकार की संस्थाएं हैं जैसे SCRT है या NCRT है या CBSE है या इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं से जो प्रकाशन हो रहे हैं, उसमें अब इस मानक लिपि का, मानक वर्तनी का प्रयोग किया जा रहा है। वह इसलिए भी ज़रूरी है मित्रों क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, बहुभाषा भाषी देश है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की भाषाओं का प्रचलन भी है। तो वहाँ पर जब हिंदी केंद्र सरकार की राजभाषा के रूप में जानी जाती है, तो हिंदी में जो कुछ जा रहा है रेडियो टीवी के माध्यम से, समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या अन्य पुस्तकों के माध्यम से, वह यूनिफॉर्मिटी के रूप में, एक रूपता के रूप में पहुंचना चाहिए। तो इसलिए मानक शब्द एक स्टैंडर्ड के रूप में, एक आदर्श के रूप में प्रयुक्त हुआ, और मानकीकरण की प्रक्रिया तय करते हुए भारत सरकार ने भाषा के कुछ नियम स्थापित किए, उसको विभक्त करते हुए कि इसमें इतने स्वर होंगे, इतने व्यंजन होंगे, और इन स्वर और व्यंजनों के साथ साथ फिर यह भी सुनिश्चित हुआ कि इसमें आगत शब्द उनका क्या स्थान होगा, आगत शब्दों के साथ जो लिपि संबंधी, भाषा संबंधी जो सीमाएं या शक्तियां हैं उनका समावेश कैसे होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम उर्दू का वह नुक्ता जिसकी हिंदी में सामान्यतः उपेक्षा होती रही, लेकिन बहुत जगह पर बिना नुक्ते के, मानक या शुद्ध उच्चारण के हम उस शब्द का ठीक लेखन या उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे गौर शब्द और गौर, गौर करना और गौर, गौर जो है वो हिंदी में गौर वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है, और गौर उर्दू का किसी बात पर तवज्जो देना, ध्यान देना विशेष रूप से। तो ये एक शब्द नुक्ते से ही जब बनेगा तो उसका शुद्ध उच्चारण होगा, और दूसरा शब्द बिना नुक्ते के जब होगा तो उसका शुद्ध उच्चारण होगा। ऐसे बहुत सारे शब्द, जैसे खबर शब्द है, खबर, खबर नहीं है, खबर, अखबार। तो ये इस प्रकार के शब्दों में जो उर्दू के 5 वर्ण हैं उनमें नुक्ते से कैसे बनता है, तो उनका निर्धारण भी हम मानकीकरण की प्रक्रिया में हमने किया कि भाई इनका प्रयोग भी होना चाहिए। इसी तरह से जैसे कुछ आगत शब्द हैं, मान लो कॉलेज है, डॉक्टर है, या हॉकी है, कॉफ़ी है। अब ये ध्वनि हमारे पास न तो अ की ध्वनि है, न आ की ध्वनि है, न ओ की ध्वनि है, ये वस्तुतः आ और ओ के बीच की एक ध्वनि है। तो इसको हम अनुस्वार और अनुनासिक से भी स्पष्ट नहीं कर सकते, तो हमने इसके लिए एक चिन्ह और बनाया जो है तो अनुनासिक, लेकिन उसमें बीच में अनुनासिक में जो अनुस्वार लगता है वह शामिल नहीं होगा, केवल एक अर्धचंद्र होगा बिना बिंदी के, डॉक्टर। तो ये जो इसका जो उच्चारण हो रहा है, आप मुख मुद्रा देख सकते हैं, जिह्वा देख सकते हैं उसका उच्चारण करते हुए, तो वो डॉक्टर शब्द में वह ध्वनि चिन्ह आना चाहिए। तो मानकीकरण करते हुए हमने यह भी सुनिश्चित किया। फिर इसी तरह से हमने जब इसके नियम बनाए मानकीकरण के, भाषा के, देवनागरी लिपि के, तो मित्रों कौन सा स्वर कहाँ से बोला जाएगा, उसमें दांतों की भी भूमिका है, उसमें ओष्ठ की भी भूमिका है, उसमें तालु की भी भूमिका है। ये सब भी भाषाविदों ने निश्चित किया ताकि हम जो श्रवण में भ्रम होता है, उच्चारण में जो दोष आता है, वह लेखन में भी आता है। देवनागरी लिपि के बारे में एक बात बार बार कही जाती है कि विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि यदि कोई है तो वह देवनागरी है। क्यों? क्योंकि जैसा उच्चारण होता है वैसा ही उसका लेखन भी होता है, होना भी चाहिए। अब इससे यह ध्वनित होता है कि यदि उच्चारण ठीक नहीं है तो फिर लेखन भी उसी प्रकार का होगा, जबकि वस्तुतः हम अपेक्षा यह करते हैं कि उच्चारण ठीक होना चाहिए और लेखन भी उसी हिसाब से ठीक होना चाहिए। तो मानकीकरण में
हमने यह भी तय किया कि एक भाषा मौखिक है, एक लिखित है। मौखिक में कुछ चीज़ें हम स्वीकार कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, लेकिन लिखित में ऐसा नहीं हो सकता। जैसे भाषा जो है उसकी एक विशेषता यह होती है कि वह संदर्भ के आधार पर, समय के आधार पर, अपेक्षा के आधार पर बदलती भी है। भाषा के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह गतिशील होती है, परिवर्तनशील होती है, विकासमान भी होती है। आधुनिकता की दृष्टि से उस भाषा में अवधारणात्मक विकास अगर नहीं होगा तो भाषा रुक जाएगी। इस विषय में हम पहले एक बार संकेत कर चुके हैं कि मध्यकाल के एक बड़े कवि ने यह बात इसीलिए कही थी कि कबीरा संस्कृत कूप जल, भाषा बहता नीर। भाषा वस्तुतः वह होती है जो अजस्र गति से बहने वाली नदी की तरह अग्रसर होती है, बहती हुई। वो जब बहती है तो उसमें रवानगी रहती है, उसमें जीवंतता रहती है। वह समय संदर्भ के आधार पर जो शब्द आ रहे हैं उन्हें आत्मसात करती रहती है। यह उसकी ताकत है, यह उसकी शक्ति है। इसलिए हिंदी की जब हम बात करते हैं तो हमने यह भी सुनिश्चित किया कि जो शब्द हिंदी में रचपच गए हैं, खप गए हैं, उनको हम जबरन उनका बहिष्कार न करें, उन्हें स्वीकार कर लें। ये इससे हिंदी की शक्ति बढ़ती है। तो जब हमने लिपि के और वर्तनी के मानकीकरण की बात की, भाषा के मानकीकरण की बात की, तो हमने यह तय किया मित्रों कि हिंदी का वर्तमान स्वरूप क्या है, उसको हमें तमाम आधुनिक अद्यतन विद्युतीय उपकरणों के अनुकूल भी बनाना है, उसके पाठकों की संख्या भी बढ़ानी है, उसका विस्तार देश से विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी करना है। तो हम सभी प्रकार के हिंदी के ग्राहक को, हिंदी के पाठक को ध्यान में रखकर उसे जितना अद्यतन अधुनातन बनाएं, जितना सहज और सरल बनाएं, उसके लिए मानकीकरण की यह प्रक्रिया सतत रूप से काम करती है। और हम मात्रा का निर्धारण कैसे होगा, फिर वर्णों के उच्चारण की स्थिति क्या होगी, शब्द निर्माण करते हुए, शब्द गठन करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, फिर ये मानकीकरण शब्द के स्तर पर, वर्ण के स्तर पर, वाक्य के स्तर पर, पद और पदबंध के स्तर पर, ये तमाम तरह से उसका प्रयोग फिर करते हुए चीज़ें मानक की गई। और यह भी तय हुआ कि कितने स्वर और व्यंजनों का जो स्थान निर्धारण है वो कैसे होगा। इस सब की चर्चा भी लिपि के मानकीकरण के आधार पर की गई। तो मित्रों, ये जो भाषा का मानकीकरण है, यह वस्तुतः भारत सरकार की एक संस्था है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, और दूसरी संस्था है जिसको हम वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के रूप में जानते हैं। इन संस्थाओं ने मिलकर हिंदी भाषा के इस लिपि और वर्तनी के मानकीकरण का बड़ा काम किया है, महत्वपूर्ण काम किया है। उन्होंने कैसे वर्ण को बनाने की शुरुआत कैसे की जाए, किधर से शुरू होगा, किधर जाएगा, मात्रा किधर से शुरू करके किधर जाएगी, इसी तरह जो शिरोरेखा है उसका क्या महत्व है, इसकी चर्चा भी की। और जो संयुक्त वर्ण हैं जिनको लेकर सामान्यतः संशय रहता है, जिनको लेकर जो भाषा के अध्येता हैं, विद्यार्थी हैं या अध्यापक हैं या पाठक हैं, उनको भी बहुत सारी दुविधा रहती है। जैसे विद्यालय शब्द है, अब इसमें विद्या या विद्यालय में ये जो द्या शब्द है ये संयुक्त है वर्ण। अब द्या कैसे बना है ये नहीं जानते, इसीलिए ये अज्ञानता के कारण ही बहुत से प्रयोक्ता उसे विद्यालय का उच्चारण करते हैं। विद्यालय नहीं है क्योंकि वो ध नहीं है, वस्तुतः वो द हलंत है और उसमें या मिला हुआ है। पहला जो वर्ण होता है वह हलंत होता है, आधा होता है, और जो दूसरा वर्ण होता है वो पूर्ण होता है। इसलिए उच्चारण में पहले का उच्चारण आधी पोटेंसी के साथ होगा और दूसरे का पूर्ण पोटेंसी के साथ। तो इसलिए विद्या शब्द जब हम कहते हैं तो विद्यालय यह शब्द निर्धारित होता है। तो जब हम संधि करते हैं तो द हलंत लगाते हैं और यह पूरा लगाते हैं और फिर आ की मात्रा लगाते हैं। इस तरह से ये विद्या शब्द, विद्यालय शब्द बनता है। तो ऐसे संयुक्त वर्ण जो भी हमारे पास हैं उनको लेकर भी मानक रूप निश्चित किए गए ताकि प्रयोक्ता के मन में कोई भ्रम न रहे। जैसे चिह्न शब्द है,
अब ये एक ऐसा शब्द है जिसमें अधिकांशतः हिंदी भाषी लोग भी इसे चिन्ह के रूप में प्रयोग करते हैं। जब वो उनको लिखना होता है तो वो च पर ह्रस्व ई लगाकर पहले आधा न लगाते हैं, फिर ह लगाते हैं। चिन्ह शब्द का प्रयोग बहुत सी पुस्तकों में, बहुत से समाचार पत्रों में भी ऐसा प्रयोग देखने को मिलता है। ये अज्ञानता क्यों हो रही है? क्योंकि वो संयुक्त जो व्यंजन है वो हमें समझ में नहीं आ रहा कि वस्तुतः इसमें पहले क्या है, बाद में क्या है, और आधा क्या है, पूरा क्या है। ये तभी समझ में आता है जब इसके नियम को हम जान लेते हैं, जब इसके गठन की प्रविधि को हम जान लेते हैं। इसलिए वस्तुतः यह चिन्ह शब्द है। ह जो है वह हलंत है, वो पहले आएगा च के बाद, और न जो है वो पूर्ण वर्ण है। अब ये जो निर्धारण है यह मानक लिपि के माध्यम से ही हुआ है। तो इन तमाम पक्षों को ध्यान में रखते हुए हमने इस मानकीकरण की प्रक्रिया में विचार किया है। तो आप जब इस पर अध्ययन करेंगे, तैयारी करेंगे, तो मेरा अनुरोध और सुझाव यह है कि जो भारत सरकार द्वारा मानकीकरण पर एक पुस्तिका प्रकाशित है उसको अवश्य देखें, क्योंकि उसमें स्वरों का, व्यंजनों का, मात्राओं का, फिर वर्ण विन्यास का, फिर मानक हिंदी और मानक वर्तनी की विशेषताओं का विस्तार से उल्लेख मिलता है। वो सारी जानकारी जब हमें हो जाती है मित्रों, तो निश्चित रूप से फिर उसमें भ्रम से बचा जा सकता है। तो नागरी लिपि का जो मानकीकरण है वह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और आज हम जिस देवनागरी लिपि के अधुनातन और अद्यतन रूप की बात कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं, यह उसी मानकीकरण की प्रक्रिया का ही परिणाम है कि आज हम तमाम तरह के आधुनिक विद्युतीय उपकरणों से उसे जोड़कर काम करने में सफल हो पाए। मुझे ध्यान है, और आप भी इस बात से के साक्षी हैं, कि जब कंप्यूटर का आगमन हमारी दुनिया में, भारतीय दुनिया में हुआ था, तो एक बड़ा संशय, बड़ा संकट भाषा के सामने यह खड़ा हुआ था कि भारतीय भाषाएं और विशेष रूप से हिंदी भाषा कंप्यूटर के कारण संभवतः पिछड़ जाएगी, उसमें हम वो सब काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर साधित भाषा तो अंग्रेज़ी है, ऐसा उस समय की धारणा थी। और वो संशय इसलिए भी संभवतः वाजिब था, ठीक था, क्योंकि हम बहुत कुछ उस तरह से जानते नहीं थे। लेकिन हमने मशीनरी से जोड़कर भाषाओं का विकास भी किया। हिंदी के संदर्भ में बहुत माने सरकारी स्तर पर जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय है उसने इसमें अद्भुत काम किया है। इसी तरह सीडेग नाम की संस्था है, कानपुर के IIT की संस्था है। बहुत सारे ऐसे सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर जो काम हुए वह मशीनों से, कंप्यूटर से, टेक्नोलॉजी से जोड़कर उसने भाषा का जो विकास हुआ है, जो आधुनिकीकरण हुआ है, वह उल्लेखनीय है और प्रशंसनीय भी है। तो हिंदी भाषा का जो नागरी लिपि का मानकीकरण हुआ है उसका ज्ञान, उसकी जानकारी हमें प्रामाणिक रूप से उस पुस्तिका से लेनी चाहिए। इसी तरह मित्रों, अब हम चलते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसे हुआ। एक वह दौर था जब हम आज़ादी का स्वप्न देख रहे थे। एक यह दौर है जब हम 65वीं आज़ादी का जश्न मनाने जा रहे हैं। तो 65 साल की आज़ादी एक बड़े दौर की, एक बड़ी अवधि की सूचक है। और मित्रों, निश्चित रूप से इन 65 वर्षों में भारत ने चहुमुखी और बहुमुखी विकास किया है। मैं बार बार इस बात का उल्लेख करता हूँ कि मैथिली शरण गुप्त की वो पंक्तियाँ उल्लेखनीय हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे। अभी हमारा विकास निरंतर हो रहा है। हम विकासशील से विकसित राष्ट्र होने की ओर बढ़ रहे हैं। इस दृष्टि से जब हम बात करते हैं मित्रों, तो अगर हम 1857 की पहली क्रांति, जो जिसको हम मंगल पांडे का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, मानते हैं, उस रूप में देखते हैं, जो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक आवाज़, एक स्वर बुलंद किया था, और उस प्रथम संग्राम के रूप में उसको स्मरण करने का एक कारण यह भी है कि वस्तुतः जो बुनियाद पड़ी आज़ादी की, संघर्ष की, लड़ाई की, वो वहीं से पड़ी। और धीरे 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 उस संघर्ष ने, उस संग्राम ने भारतीय के मन में, प्रत्येक भारतीय के मन में यह बीज डाल दिया कि आज़ादी हमारा, स्वतंत्रता हमारा प्राथमिक अधिकार है, जिसकी चर्चा आगे चलकर तिलक ने भी की। तो मित्रों, वस्तुतः स्वतंत्रता संग्राम की भाषा क्या हो, यह एक बड़ा विचारणीय मुद्दा है, प्रश्न है। लेकिन
जब हम दृष्टि डालते हैं पूरे भारत पर, उसके विभिन्न राज्यों पर, वहाँ की मानसिकता पर, वहाँ की लोक जीवन पर, वहाँ की बोलियों पर, उपभाषाओं पर, तो हमें ज्ञात होता है कि आज़ादी की लड़ाई हिंदी ही बनी और अलग अलग भारतीय भाषाओं के राजनेताओं ने, समाज सुधारकों ने, नेतृत्व देने वाले चिंतकों, विचारकों ने, साहित्यकारों ने हिंदी के माध्यम से आज़ादी का बिगुल बजाया। इस दृष्टि से हमें ध्यान देना चाहिए मित्रों, यूँ अलग अलग भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में भी आज़ादी की बात खूब हुई। दक्षिण भारत के कवियों ने, साहित्यकारों ने वहाँ की भाषाओं में आज़ादी का स्वर फूंका। पंजाब के कवियों ने वहाँ की भाषाओं में आज़ादी की बात की। वरदेव सेवा गुरु गोविंद सिंह जब इस तरह की बात करते हैं कि शुभ कर्मन ते कबहू न टरों, वो बार बार जब आज़ादी की बात करते हैं, चाहे वो चंडी चरित रचना हो या अन्य दूसरी उनकी रचनाएं हों, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का, जोड़ने का काम कर रही है। और यह बात मित्रों हमें अलग अलग कवियों में, लेखकों में, उनकी साहित्यिक रचनाओं में देखने को मिलती है। भारतेंदु जैसा कवि उस समय जब हम आज़ाद नहीं थे, और यह बात कहता है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। तो इसका मतलब है कि अपनी भाषा में राष्ट्र का विकास संभव है, होना चाहिए, यह चिंता उस युग का कवि कर रहा है। यह तो हिंदी का कवि है, दूसरे कवि भी इस तरह की बात कर रहे हैं। और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, हम जब जो अग्रिम पंक्ति के बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों की ओर दृष्टि डालते हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे लाला लाजपत राय हों, या भगत सिंह हों, या सुभाष चंद्र बोस, माने इन सब पर जब हम दृष्टि डालते हैं मित्रों, तो ये सब वो नेतृत्व है देश का, ये वो लोग हैं जिन पर हम अभिमान करते हैं, जिन्होंने आज हमें आज़ादी का यह स्वप्न दिया। इन सब ने देश को आज़ाद कराने के समय भाषा के किसी पक्ष पर यह विचार नहीं किया कि कौन सी भाषा में लड़ाई लड़नी है। तब तो एक ही स्वर में, एक ही रूप में हिंदी भाषा सबकी ज़ुबान पर थी और स्वतंत्रता सबकी ज़ुबान पर एक नारा था। तो इस दृष्टि से हिंदी भाषा का वस्तुतः आज़ादी के आंदोलन में, स्वतंत्रता के आंदोलन में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रहा। और आज हम हिंदी के इस ऋण को स्वीकार करते हैं, उससे कभी भी उऋण नहीं हो सकते। और हिंदी के माध्यम से आज़ादी दिलाने वाले उन देश के नेताओं को, उन चिंतकों, विचारकों को, कवियों को भी हम नमन करते हैं, जिन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विकास को एक मोड़ दिया, एक मुकाम दिया, और आज हमारे पास हिंदी का वह रूप विद्यमान है। इसी तरह मित्रों, भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास जब हुआ, इसकी चर्चा हुई, जब हम स्वतंत्र हुए, तो हमारे सामने एक मुख्य मुद्दा, बड़ी समस्या यह थी कि देश को चलाने के लिए हम किस भाषा का चयन करें, क्योंकि हम तो भाषा की दृष्टि से हम बहुत समृद्ध और संपन्न देश हैं। बहुत सारी भाषाएं हमारे पास हैं। आज हम संविधान स्वीकृत 22 भाषाओं की बात करते हैं जिन्हें राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। आज हम बोलियों और भाषाओं की दृष्टि से बात करें, विचार करें, भाषिक गणना के ऊपर जाएं, उसके तथ्यों पर जाएं, तो मित्रों 1800 से ज़्यादा भाषाएं और बोलियां भारत में उपलब्ध हैं। बहुत सी भाषाएं लुप्त भी हो गई हैं, लेकिन इस भाषिक संपदा को, इस बोली उपबोली संपदा को, इस तरह की जो वैचारिक और चिंतन को बल देने वाली हमारी संपदा है, इसको बचाने की चिंता हम कर रहे हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं। सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर कार्य चल रहा है। तो जब हम स्वतंत्र हुए तो प्रश्न हमारे सामने यह था कि हम किस भाषा में देश को विकास की ओर ले चलें। तो निश्चित रूप से हम चाहते थे, सभी एक मत से हिंदी के पक्ष में चर्चा कर रहे थे, लेकिन दिक्कत ही कि हिंदी के पास अपनी कोई अधुनातन शब्दावली नहीं थी, प्रशासन की शब्दावली नहीं थी, विज्ञान तकनीक की शब्दावली नहीं थी, उद्योग प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं थी। तो ऐसे में फिर भारत सरकार ने राजभाषा हिंदी को सशक्त बनाने के लिए, प्रबल करने के लिए, क्योंकि जब यह निश्चित हो गया 14 सितंबर सन 1949 को यह निर्णय हुआ कि केंद्र सरकार की राजभाषा हिंदी होगी, और जब तक हिंदी में आत्मनिर्भरता सभी और नहीं आ जाती, हिंदी में कामकाज को प्रोत्साहित किया जाएगा,
हिंदी में कामकाज के लिए शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रोत्साहन दिए जाएंगे और सरकारी स्तर पर जो भी कुछ संभव है वह केंद्र सरकार की तरफ से किया जाएगा। राज्य सरकारों को भी इसके लिए पर्याप्त सहयोग दिया जाएगा, मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। ये सारी बातें उसके साथ साथ चलती रहीं। तो केंद्र सरकार की राजभाषा हिंदी जब घोषित हुई मित्रों 49 को, तो जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे पास शब्दावली का भंडार नहीं था, क्योंकि भाषा का अनुप्रयोग उसके शब्दों से ही हो सकता है और अंग्रेज़ी भाषा के समतुल्य हिंदी शब्द जो कि अवधारणात्मक शब्द होंगे, पारिभाषिक होंगे, उनका गठन बहुत ज़रूरी था। इसलिए भारत सरकार ने एक वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया, जिसे यह जिम्मेदारी या दायित्व दिया गया। दूसरी तरफ हिंदी सेवी तमाम संस्थाओं का गठन भारत सरकार ने किया, जिसमें केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, जिसमें सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो है, जिसको हम केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के नाम से जानते हैं, जिसमें केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान है। तो इस केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान में जो कर्मचारी अधिकारी हैं उन्हें हिंदी में कामकाज की दृष्टि से शिक्षित किया जाता है, उन्हें ट्रेंड किया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि हिंदी का स्वरूप क्या था, आज क्या हो गया है और आने वाले समय में उसमें क्या परिवर्तन अपेक्षित हैं, हम उसे आधुनिकता से उसका आधुनिकीकरण कैसे कर रहे हैं, उसमें विदेशी भाषाओं की, विदेशी अनुशासनों की अवधारणात्मक शब्दावली को आत्मसात करने की प्रक्रिया क्या है, इस पर भी हम विस्तार से काम लगातार कर रहे हैं और ये संस्थाएं इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसी तरह अन्य भी बहुत सी संस्थाएं हैं जो सरकारी गैर सरकारी स्तर पर इस दिशा में काम कर रही हैं। हिंदी को अनुवाद, क्योंकि यह मजबूरी थी उस समय, क्योंकि हिंदी के पास अपने शब्द नहीं थे और हिंदी के पास ऐसी अवधारणात्मक शब्दावली की कमी थी, तो कोश तैयार करने का, ग्लॉसरी तैयार करने का, डिक्शनरी आदि पर काम करने का ये प्रयास सरकारी गैर सरकारी स्तर पर होता रहा। शब्द निर्माण की प्रक्रिया पर भी काम किया, आचार्य रघुवीर ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। इसी तरह अलग अलग स्कूल्स ने बहुत सारे महत्वपूर्ण चरणों को ध्यान में रखते हुए अपनी भूमिका निभाई। इसी तरह ये संस्थाएं आज भी, हिंदी सेवी संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं ताकि हम राजभाषा हिंदी का जो वस्तुतः ध्येय है, जो लक्ष्य है, उस वहाँ तक हम पहुँच सकें। तो हम प्रशासनिक स्तर पर समस्त कार्य हिंदी में कर सकें, कामकाज की भाषा हिंदी बन सके। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों से जो भी पत्र व्यवहार हो, जो भी भाषिक दृष्टि से आदान प्रदान हो, उसमें हिंदी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। ऐसी अवधारणा लेकर हम आगे बढ़ते रहे और उस भले ही प्रारंभ में यह व्यवस्था थी और यह निर्णय हुआ कि भाई अंग्रेज़ी उसके साथ रहेगी या अंग्रेज़ी में अगर पत्र व्यवहार होगा तो उसके साथ हिंदी अनुवाद उसका रहना अनिवार्य होगा। समय समय पर इस नीति में, इस पद्धति में कुछ संशोधन भी हुए, कुछ परिवर्तन भी हुए, राष्ट्रपति के आदेश और अध्यादेश भी जारी होते रहे, अपेक्षा अनुसार जैसी ज़रूरत रही। और वैचारिक जो वैविध्य है हमारे देश में, उन सब को महत्व देते हुए, उन सब का सम्मान करते हुए भारत सरकार ने समय समय पर जो नीतियां अपनाई, उसका सुपरिणाम यह है कि आज हिंदी पूरे देश की केंद्र सरकार की राजभाषा है और राज्य स्तर पर जो आदान प्रदान होता है उसमें राजभाषा हिंदी का विस्तार होता है। राजकाज की भाषा, जिसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, इस रूप में हम उसकी चर्चा करते हैं। तो एक स्पेसिफिक पर्पस अगर हम राजभाषा की बात करते हैं तो प्रशासन में जितने भी प्रकार की कार्य साधक भाषा की आवश्यकता है, इसमें पत्र लेखन है, पद नाम है, विभागों अनुभागों के नाम हैं, टिप्पणियों का कार्य है, टिप्पण लेखन का कार्य है, मोहरों की स्थिति है, जो रबर स्टैम्प्स वगैरह बनती हैं, लेटर हेड वगैरह बनते हैं, फाइलों पर जो प्रकाशन मुद्रण होता है, और इसी तरह से जो वहाँ के जर्नल्स हैं, जो वहाँ की वार्षिक प्रतिवेदन एनुअल रिपोर्ट्स हैं, जो टाइम टू टाइम सर्कुलर निकलते हैं, पत्रों के विभिन्न प्रकार हैं, उन सब में हिंदी का प्रयोग होना चाहिए। और इसके लिए हिंदी पर समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन होता है, प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, सरकार उसके लिए सहायता भी करती है। तो ये एक प्रकार से राजभाषा हिंदी को सशक्त बनाने, समर्थ बनाने, आत्मनिर्भर बनाने, बल्कि मैं कहूँगा कि अधुनातन और अद्यतन बनाने का जो उपक्रम है, जो सिलसिला है, वो काम भारत सरकार की तरफ से होता है। तो भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी की स्थिति क्या थी और आज हम कहाँ आ गए हैं, हमने कितना विकास कर लिया है, और अब राजभाषा का विस्तार हो रहा है। राजभाषा अवधारणा केवल प्रशासन तक सीमित थी, अब हम उसे अनुप्रयोग से जोड़कर दूसरे क्षेत्रों में भी ले जा रहे हैं, विज्ञान में, तकनीक में, उद्योग में,
प्रौद्योगिकी में भी एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज, हिंदी का जो अनुप्रयोग है वो होना चाहिए। यह राजभाषा का एक्सटेंशन होगा, ऐसा मानकर हम इस पर काम कर रहे हैं। तो इस समस्त विस्तार की, विकास की जानकारी भी आपको अर्जित करनी चाहिए और उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी प्रामाणिक पुस्तकें हमारे पास बाज़ार में, पुस्तकालयों में उपलब्ध हैं। और मैं समझता हूँ कि उसमें डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की पुस्तक है, डॉक्टर रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव की पुस्तक है, इसी तरह कैलाश चंद भाटिया की पुस्तक है, बहुत सारी किताबें हैं। आप देखेंगे तो मानक पुस्तकें आप उसमें देखें। और संविधान में राजभाषा हिंदी को लेकर जो प्रावधान किए गए उनको हमें संविधान से जरूर देखना चाहिए। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक की जो व्यवस्था है वह व्यवस्था क्या है, और उस अलग अलग अनुच्छेद में जो प्रावधान किए गए हैं भारत सरकार की तरफ से, जिनको हम संवैधानिक प्रावधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के रूप में हम उनको देखते हैं, उनको भी विस्तार से देखना जानना इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा करने से ही हम इसके साथ अच्छी तरह से न्याय भी कर सकते हैं, इसका अध्ययन भी ठीक से कर सकते हैं। तो मित्रों, आज हमने हिंदी भाषा और नागरी लिपि के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, जो कि प्रश्न पत्र 1 का खंड 1 है, उसका जो पहला पक्ष है उस पर चर्चा की है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बातें आपके सामने स्पष्ट हुई होंगी, पहुँची होंगी, और कहाँ से हम स्रोत सामग्री का संचय करें, उसको किस रूप में उसका अध्ययन करें, और फिर उसका रचनात्मक उपयोग हम अपनी इस सिविल सर्विसेज की परीक्षा में कर सकें। मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण पक्ष होगा। और अगले चरण में फिर हम इस पर दूसरा जो इसका पक्ष है उस पर बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि इतना आपके पास पहुँच गया होगा। सो मित्रों, जैसा कि आपने आज सुना हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास, इसके विविध पहलुओं पर डॉक्टर टंडन साहब ने चर्चा की। और न सिर्फ आपके ग्रेजुएशन और अन्य परीक्षाओं में इसकी उपयोगिता है, प्रासंगिकता है, बल्कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में भी काफ़ी प्रासंगिक है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ कि अब एक आपको वो पर्सपेक्टिव मिलना चाहिए, वो पर्सपेक्टिव आपको मिला है, और उसके बाद आप खुद सोचेंगे और अध्ययन करेंगे। उसके लिए भी इन्होंने कुछ पुस्तकों का नाम आप लोग के सामने रखा। और एक चीज़ मैं और जो ऐड कर देना चाहूँगा कि डॉक्टर पूरनचंद टंडन का खुद का भी पुस्तक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो निश्चित तौर पर आज का जो विषय रहा उस पर आप लोगों को एक गहन चिंतन की आवश्यकता है, और जो दृष्टि चाहिए था वो आज आपको मिल गया। तो इस शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को ही ख़त्म करते हैं, और आप सबको धन्यवाद, और आपकी ओर से डॉक्टर पूरनचंद टंडन को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी सरल भाषा में और बहुत विस्तृत तौर पे इस विषय पर अपना व्याख्यान दिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।